नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कि भारत के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा हो या युवा हो, सभी को ये विषय प्रभावित करेगा। आज मैं बात करूंगा आरक्षण के विषय में। अब आरक्षण हमारे भारत में लागू किया गया और उसका कारण बताया गया। आज़ादी के पहले जो भी व्यक्ति शोषित थे, वंचित थे, दबे कुचले थे, उन्हें सशक्त बनाने के लिए। तो जब भी हम आरक्षण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें आज़ादी के पहले की परिस्थितियों पर विचार अवश्य करना होगा। अब आज़ादी के पहले जो परिस्थितियाँ थीं उनमें जाति आधारित कानून अवश्य थे और मैं इस विषय पर निष्पक्ष होकर बात करूँगा। आज़ादी के पहले कुछ वर्ग जो है दबे हुए थे, कुचले हुए थे, शोषित थे, वंचित थे, मगर ऐसा नहीं है। जो वर्ग दबे कुचले थे उन्हें कभी नेतृत्व का मौका नहीं मिला। उन्हें भी नेतृत्व का मौका मिला, भले ही उनका विरोध हुआ हो, मगर उन्होंने भी नेतृत्व किया है। जैसे कि नंद वंश के जो शासक थे उन्हें शूद्र वंश का कहा जाता है। हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके क्षत्रिय और शूद्र होने पे विवाद है, क्योंकि कई ग्रंथों में उन्हें क्षत्रिय वर्ग का बताया गया है तो कई ग्रंथों में उन्हें शूद्र वंश का बताया गया है। तो ऐसा नहीं है, लगभग हर वर्ग के लोगों ने नेतृत्व किया है, परंतु कुछ वर्गों ने शुरू से लेकर अंत तक, आज़ादी तक नेतृत्व ही किया है और कुछ को कुछ समय के लिए मौका मिला है और उनकी उपेक्षा भी हुई है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन वर्गों ने शुरू से लेकर आज़ादी तक नेतृत्व किया है उस वर्ग के सभी लोग हर तरह से सक्षम हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी क्षत्रिय वर्ग के लोग थे उनमें हर परिवार जो है राज परिवार हो। कुछ मामूली सैनिक भी थे और जैसे कि हमारे ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हर ब्राह्मण हर राज्य में मंत्री हो या फिर हर मंदिर में पुरोहित हो। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वर्ग के लोग दबे कुचले थे। हाँ, ये कुछ वर्ग के लोगों की दबे कुचले होने की मात्रा अत्यधिक थी। जिनको आरक्षण दिया गया वो जो है उनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी। परसेंटेज मतलब 95 से 98%, 99% दबे कुचले ही थे। मगर और जो वर्ग थे उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं थे जितने कि बताया गया। सभी राज परिवार के लोग जितने सक्षम होते थे, जितने भी ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, उतने हर ब्राह्मण सक्षम नहीं हुआ करते थे। परंतु आज़ादी के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके साथ ही हमारे देश में आरक्षण को भी लागू कर दिया गया। अब आरक्षण की नींव जो है 1909 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ही पड़ गई थी और 1950 में उसे पूर्ण रूप दे दिया गया और यह कहकर आरक्षण लागू किया गया कि जो भी दबे कुचले वंचित लोग थे उन्हें सशक्त बनाना है, उन्हें अग्रणी श्रेणी में लाके खड़ा करना है। परंतु दबे कुचले तो और भी वर्ग में थे। ये कानून जाति आधारित क्यों बनाया गया? और अगर जाति आधारित बनाया गया तो राजतंत्र था, राजतंत्र में भी कानून जाति आधारित होते थे, तो लोकतंत्र का फायदा क्या हुआ जब इसमें कानून ही जाति आधारित बना दिया गया? अब उसके दुष्परिणाम ये है कि आज जातियों के बीच संघर्ष पैदा हो रहे हैं। जाति आपस में इस मुद्दे को लेकर आपस में विवाद कर रही हैं। हमारे समाज को जातियों के अंतर्गत विभाजित कर दिया गया है और जब भी इस मुद्दे पे बात होती है तो हर वर्ग के लोगों में आक्रोश होता है। कुछ लोग आरक्षण को बचाने के लिए कुछ ऐसे देश विरोधी बयान देते हैं, कुछ आरक्षण को खत्म करने के लिए देश विरोधी बयान दे देते हैं। परंतु इस सब की जड़ जो है वो आरक्षण ही है, जो भी ऐसे बयान दिए जाते हैं। और मेरे विचार में समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए यह एक अभिशाप है, क्योंकि इस मुद्दे पर हमारे देश में, हमारे देश के लोग देश विरोधी बयान देने से भी नहीं चूकते हैं। देश की अखंडता के ऊपर सवाल उठाने से भी नहीं चूकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें मजबूती मिल रही है, बल मिल रही है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये उनकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर चांदी की कटोरे में कुछ परोस दिया जाए तो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, कभी भी सक्षम नहीं हो सकता।
आप सक्षम बनाइए। आपको सक्षम बनाना था तो आप किताबों के पैसे कम कर देते हैं, आप कंपटीशन के लिए लोगों को सक्षम बनाते, कंपटीशन नहीं कम कर देते हैं, कंपटीशन का लेवल नहीं गिरा देते हैं। अब मैं इस बात को उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कि जे मेंस का पेपर होता है बीटेक के लिए, IIT NIT IIT ट्रिपल का जो भी पेपर होता है, उसमें मान लीजिए कट ऑफ बना 73 नंबर का। अब उसमें से एक जनरल वर्ग का बच्चा है जो 72 नंबर लाता है, फिर उसका क्वालिफाई नहीं होता है। अब फिर वो 1 साल तैयारी करता है। अब अगले वर्ष भी कट ऑफ जो है 72 नंबर आता है, उसका 70 नंबर आ जाता है। तो पहले वर्ष वो 1 नंबर से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया और दूसरे वर्ष वो 2 नंबर से नहीं क्वालिफाई कर पाया। परंतु हर वर्ष कोई व्यक्ति 50 नंबर पाके क्वालिफाई हो जाता है, 60 नंबर पाके क्वालिफाई हो जाता है। जिस एग्ज़ाम में 1 नंबर से व्यक्ति की काबिलियत का निर्धारण होता है, व्यक्ति की काबिलियत का पता चलता है, उसी एग्ज़ाम में एक व्यक्ति जो है 72 नंबर पाकर भी नहीं सिलेक्ट होता है और दूसरा व्यक्ति 50 नंबर पाके सिलेक्ट हो जाता है। क्या 50 नंबर वाले की काबिलियत 72 नंबर वाले जितनी होगी? वो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मनुष्य की साइकोलॉजी। कम काम में अगर किसी को अधिक फ़ायदा हो रहा है तो वो अधिक काम क्यों करने जाएगा? वो कभी नहीं करेगा। तो इससे जो है, एक तो जो जनरल वर्ग के लोग हैं उनके साथ अन्याय भी हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिनको आरक्षण, जातिगत आरक्षण मिल रहा है, वो सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तभी कुचले हों। उनमें बहुत से लोग सक्षम होते हैं। और जब कोई जनरल वर्ग का व्यक्ति उसका किसी कंपटीशन में नहीं होता है और वो देखता है कि उससे कोई सक्षम व्यक्ति उससे कम नंबर पाकर सिलेक्ट हो जाता है, तब वो अन्याय वाली फीलिंग आती है, अन्याय का एहसास होता है। देखिए, जब आज़ादी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, अब जब एक बच्चा पैदा होता है उसे अपनी जाति का कुछ पता नहीं होता है। मैं एक सामान्य वर्ग का बात कर रहा हूँ, और सामान्य वर्ग में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका पिता कहता है, बेटा तुम इस देश में अगर पहले स्थान पे नहीं हो तो तुम्हारा इस देश में कुछ हो नहीं सकता। उस बच्चे को फिर भी नहीं समझ में आता है। स्कूल के फॉर्म में आपका लिखवाया जाता है कास्ट के, आप जनरल हैं कि OBC हैं कि क्या है, फिर भी नहीं समझ में आता। और आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं कॉलेजेस के, जब आप देखते हैं आपसे अधिक सक्षम व्यक्ति कम नंबर पाकर भी वो सिलेक्ट हो जाता है और आप उससे अच्छे नंबर पाकर भी नहीं सिलेक्ट होते, तब उसे एहसास होता है कि जाति का क्या महत्व है। ये जो जातिगत मानसिकता है, आज़ादी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है आरक्षण की वजह से ही आज के युवाओं के दिमाग में बैठ रही है। क्योंकि अगर आपको जातिगत व्यवस्थाएं खत्म करनी थी तो आपको जातिगत कानून ही नहीं बनाने चाहिए थे। अब जो 50 नंबर पाके किसी पोजीशन पे पहुंच जा रहा है, क्या उस पोजीशन के साथ वो उतनी ईमानदारी से अपना कार्य कर पाएगा, अपने दायित्वों को निभा पाएगा? वो नहीं निभा पाएगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो पहुंचा है वो 72 नंबर वाला पोजीशन है और एक नंबर से आपकी काबिलियत डिसाइड होती है। तो उस पोजीशन की गरिमा को नहीं बना के रख पाएगा, और हम सभी को इस बात को समझना चाहिए। और साथ ही जिनको ये आरक्षण मिल रहा है, ये खुद उनको भी कमज़ोर कर रहा है, उनकी क्षमता को कम कर रहा है। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ जितनी आसानी से मिल जाए, आप उसमें उतने ही कमज़ोर होते हैं, और आपको कोई भी चीज़ जितना ही संघर्ष के साथ मिले, आप उतने ही मजबूत होते हैं। तो हम सभी को ये बात समझना चाहिए, और इससे हमारे देश का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि कम सक्षम व्यक्ति अगर शासन प्रशासन व्यवस्था में जाएंगे तो वो इंसाफ, उस व्यवस्था के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। मैं किसी वर्ग को दबा कुचला कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस वर्ग को उस पोजीशन के लायक बनाइए, ना कि आप बस उठा के बैठा दीजिए। आप उस वर्ग को सशक्त बनाइए, सक्षम बनाइए। चांदी के कटोरे में आप चीज़ों को परोसिए मत। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये जो है हमारे युवाओं में या फिर जो भी आने वाली पीढ़ी है, आरक्षण की वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी के दिमाग में जाति का जो बीज बोया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है।
और इसको लेकर बहुत कई दफ़ा संघर्ष हो चुके हैं, और कई अगर ख़त्म नहीं हुआ ये आरक्षण तो कई दफ़ा संघर्ष भी होंगे। तो हम जो हमारे शासन प्रशासन में जो लोग हैं, जो व्यवस्था में हमारी व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी सरकार है, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप जो है इस समाज के अभिशाप को ख़त्म करें और सबको समान नज़रिए से देखें और सबके लिए समान कानून बनाएं, जिससे कि हमारा देश प्रगति कर सके और तेज़ी से विकास कर सके। और जिस विश्व गुरु की कल्पना भारत के लिए की जाती है, भारत वो विश्व गुरु बन सके और अपने आप को विश्व में एक दर्जे पर प्रतिष्ठित कर सके। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। बाकी जिसको अच्छी ना लगी हो तो भाई मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बाकी जिसको अच्छी लगी हो सपोर्ट करिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।